नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के पठन पाठन के क्रम में हम लोग वाक्य विचार पर चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपने वाक्य की भूमिका, वाक्य की भाषा में क्या उपयोगिता है, वाक्य के गुण और वाक्य की क्या विशेषताएं हैं, इन सभी पहलुओं पर हमने क्रमवार चर्चा की। आज का जो हमारा विषय है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। भेदों के क्रम में एक एक भेद का हम नियम जानेंगे और उसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वाक्य के प्रकार, और जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह अर्थ के आधार पर है, तो इसलिए आज जो हम चर्चा करेंगे वह अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें यदि हम क्रम से चर्चा करें तो सबसे पहला है विधानवाचक। सबसे पहला वाक्य है विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक। चौथा है इच्छावाचक। पांचवा है संदेहवाचक। छठा है आज्ञावाचक। सातवां है संकेतवाचक और अंतिम है विस्मयवाचक। तो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के क्रम में जाना कि वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। आइए अब हम एक एक भेद के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इन वाक्यों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य की हम बात करेंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। विधानवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य की यदि हम बात करें तो ऐसे वाक्य जिससे किसी के करने या किसी प्रकार की स्थिति के होने का बोध हो, अर्थात सामान्य कार्य की बात हो जिसमें एक सरल वाक्य और उस सरल वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म हो। कर्ता, क्रिया और कर्म हो। ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के होने या करने की स्थिति का पता चले तथा एक सरल वाक्य जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म हो। आइए अब इसके लिए हम उदाहरण से इसे समझते हैं। सुरेखा पत्र लिख रही है। सुरेखा पत्र लिख रही है। दूसरा उदाहरण, पृथ्वी गोल है। रमेश बहुत बोलता है। अब यहाँ पर दिए गए उदाहरण से हम ये समझेंगे, सुरेखा पत्र लिख रही है, पृथ्वी गोल है, रमेश बहुत बोलता है। अब यहाँ पर देखिए,
सुरेखा पत्र लिख रही है, काम के होने की स्थिति का पता चल रहा है। रमेश बहुत बोलता है, यहाँ पर बोलने की क्रिया पता चल रही है। और पृथ्वी गोल है, यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से बात के होने का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से किसी कार्य के करने या होने की स्थिति का जिस वाक्य से हमें पता चले वह क्या है, वह विधानवाचक वाक्य है। अब हम निषेधवाचक वाक्य की बात करेंगे, जो कि भेद के अंतर्गत दूसरा भेद है। निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, मयंक ने खाना नहीं खाया। दूसरा उदाहरण, रमेश घर नहीं जा रहा है। रमेश घर नहीं जा रहा है। आज वह स्कूल नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं, मयंक ने खाना नहीं खाया, यहाँ पर भी नहीं से आपको उस कार्य के ना होने का पता चल रहा है। रमेश घर नहीं जा रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नहीं से यहाँ रमेश के घर ना जाने का बोध हो रहा है, अर्थात उस कार्य के नहीं होने का बोध हो रहा है। आज वह स्कूल नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वाक्य में जब उस कार्य के न होने का बोध हो तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। अब हम तीसरे भेद की बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अब प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाए। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? वह किस लिए बाजार जा रहा है? वह किस लिए बाजार जा रहा है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? वह किस लिए बाजार जा रहा है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अब यहाँ पर देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, यह कहाँ शब्द यह प्रश्नबोधक है, अर्थात और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस बात का भी सूचक है कि वह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है। वह किस लिए बाजार जा रहा है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आगे जो नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, तो इससे आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि निषेधवाचक है, क्योंकि यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और यहाँ पर प्रश्न के अर्थ में यह वाक्य लिखा गया है। तो इस तरह से
ऐसे उदाहरण जो आएंगे उनसे हम यह पहचान सकते हैं कि वह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब हम अगले भेद की बात करेंगे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद इस प्रकार के शब्द आए, वहां पर वह वाक्य क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। अर्थात जहां पर इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद ऐसे शब्दों का बोध हो, वहां पर क्या होगा? इच्छावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, आपका जीवन सुखमय हो। दूसरा उदाहरण, ईश्वर आपकी सहायता करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। तीसरा उदाहरण, काश मेरे पास कार होती। चौथा उदाहरण, आयुष्मान भव। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद के शब्द वाक्य में आते हैं और कैसे वह इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका जीवन सुखमय हो। इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर वह शुभकामना के अर्थ में है। ईश्वर आपकी सहायता करें। काश मेरे पास कार होती, यह भी उसकी इच्छा के अर्थ में है। आयुष्मान भव, यह आशीर्वाद के अर्थ में है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, कामना या शुभ कामना या आशीर्वाद इन सभी का बोध हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब हम अगले भेद की चर्चा करेंगे। इच्छावाचक वाक्य के बाद संदेहवाचक वाक्य है, तो इसके बाद हम संदेहवाचक वाक्य की बात करेंगे। संदेहवाचक वाक्य। अब परिभाषा की यदि हम बात करें तो ऐसे वाक्य जिसमें कार्य के होने में संदेह या संभावना हो, ऐसा वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, शायद आज वर्षा हो जाए। दूसरा वाक्य, पिताजी घर आ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, शायद आज वर्षा हो जाए, पिताजी घर आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य जो भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इसमें यदि हम अर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। शायद आज वर्षा हो जाए, यहाँ पर भी संदेह है। यह जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी और यह भी जरूरी नहीं है कि वर्षा नहीं होगी। दूसरे उदाहरण की यदि हम बात करें, पिताजी घर आ गए होंगे। अब यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की जा रही है, अर्थात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वह आ गए होंगे या नहीं आए होंगे। तो
इन दोनों वाक्यों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के शब्द वाक्यों में मिलेंगे जिससे हम संदेहवाचक वाक्य पहचानेंगे। तो जहां पर भी संदेह या संभावना की स्थिति हो ऐसा वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब हम अगले भेद की चर्चा करेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या है? अब इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ऐसे वाक्य जिनसे विनय, प्रार्थना, अनुमति, आज्ञा आदि शब्दों का बोध हो, ऐसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें विनय, प्रार्थना, अनुमति, आज्ञा से संबंधित शब्द आपको मिलेंगे जो कि उसके बोधक हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आप बाहर बैठिए। समय पर काम करो। सभी लोग खड़े हो जाओ। अब यहाँ पर आप इन उदाहरणों में देखिए, आप बाहर बैठिए, यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है कि आप बाहर बैठिए। समय पर काम करो, यहाँ पर विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जा रहा है कि समय पर काम करने के लिए। सभी लोग खड़े हो जाओ, यहाँ पर भी आदेश दिया जा रहा है कि सभी लोग खड़े हो जाओ। तो इसी प्रकार से आपको और भी शब्द मिलेंगे जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि प्रार्थना, अनुमति, आज्ञा, विनय, सलाह, इस प्रकार से जो शब्द मिलेंगे वह आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत मिलेंगे और ऐसे वाक्य ही आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। इसके बाद अब हम संकेतवाचक वाक्य की चर्चा करेंगे। संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें तो जिसमें किसी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ऐसा वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से एक क्रिया के होने का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। अब यहां पर दो उदाहरण से हम देखेंगे, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। अब यहां पर वर्षा समय पर होने के बाद ही फसल के अच्छे होने की बात हो रही है, अर्थात इस क्रिया पर ही यह क्रिया निर्भर है। अर्थात यदि समय पर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, यदि समय पर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दूसरे उदाहरण में देखिए, परिश्रम करोगे तभी सफल होगे। अब सफलता तभी मिलेगी जब परिश्रम होगा। तो यहाँ पर
सफल होने की क्रिया किस पर निर्भर है? परिश्रम पर। अर्थात परिश्रम होने पर ही हमें सफलता मिलेगी या परिश्रम करने पर ही हम सफल होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में कैसे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो जहाँ पर ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिन उदाहरणों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होगा और हम आसानी से इसे पहचान भी सकते हैं। अब हम वाक्य के भेद के क्रम में अंतिम भेद विस्मयवाचक वाक्य की चर्चा करेंगे। विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द आपको मिलेंगे, जैसे हर्ष हो, शोक हो, या दुख हो, या प्रसन्नता हो। तो इस प्रकार के शब्द जहां भी जिस भी वाक्य में आपको मिलेंगे वह क्या होगा? वह विस्मयवाचक वाक्य होगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे विस्मयवाचक शब्द किस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और कैसे हम उनकी पहचान करते हैं। तो अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, हाय बेचारा लूट गया। अब यहाँ हम इस उदाहरण में आपको समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा है यह विस्मय सूचक चिन्ह है, यह भी इसका बोधक है जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह विस्मयवाचक वाक्य है। और यहाँ पर हाय बेचारा लुट गया, इसका तात्पर्य यही है कि इसमें शोक व्यक्त किया जा रहा है। अब दूसरे उदाहरण की बात करें हम तो, कैसा सुहावना मौसम है। कैसा सुहावना मौसम है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी विस्मय सूचक शब्द हैं और और चिन्ह भी लगा हुआ है, कैसा सुहावना मौसम है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। अब तीसरे उदाहरण से यदि हम देखें, अरे पिताजी भी आ गए। अरे पिताजी भी आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे कि इस उदाहरण में विस्मय अर्थात आश्चर्य की बात हो रही कि अरे पिताजी भी आ गए, अर्थात यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि अरे पिताजी भी आ गए। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देखेंगे तो विस्मय सूचक या विस्मयवाचक वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनसे मनोभाव व्यक्त होते हैं या मनोभाव प्रकट करने वाले शब्द मिलते हैं। उनमें मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द बहुत से हैं, जैसे हर्ष है, शोक है, प्रसन्नता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आश्चर्य है, तो ऐसे शब्द आपको इस प्रकार के वाक्य में मिलेंगे और पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह चिन्ह भी आपको मिलेगा, अर्थात जिसे आप विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद के तहत हमने एक एक करके सभी वाक्यों के विषय में जाना कि कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, कैसे उसके क्या नियम है, किस प्रकार के शब्द किस प्रकार के वाक्य में आते हैं, उनका व्याकरणिक नियम क्या है। इन सभी पहलुओं पर हमने आज चर्चा की। इसके पहले हमने वाक्य की भूमिका, विशेषता, गुण, भाषा में उसकी उपयोगिता, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो पूरी तरह से हमने इस प्रकरण को अच्छी तरह से समझ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रकरण भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।